अब किया आपने। अच्छा अब क्या है, चलो ठीक है। EM waves. So EM waves is obviously a kind of wave. Wave होता क्या है? Wave हम जानते हैं एक ये फिजिकल फिनोमेना है जो कि एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। इट कैरीज एनर्जी। Along with energy, it also carries momentum. So a physical phenomena which carries energy and momentum from one place to another without any requirement of कांस्टेंट फिजिकल कांटेक्ट, उसको बोलेंगे वेव। अगर आपको मोमेंटम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है या आपको अगर एनर्जी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जानी है तो उसका तरीका ये भी हो सकता था कि आप किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम या एनर्जी पहले सप्लाई कर दो एंड देन मेक दैट मटेरियल दैट ऑब्जेक्ट टू मूव। एक बॉल आपने ली और आपने उस बॉल को फेंक दिया, सो व्हाइल मूविंग दैट बॉल इज कैरिंग मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। सो जहां तक भी वो जाएगी वहां तक उस बॉल के साथ उसका मोमेंटम और एनर्जी पहुंच जाएगा। वो आगे चल के मान लीजिए किसी एक दीवार से टकराती है तो द मोमेंटम ऑफ द बॉल विल गेट इम्पार्टेड ऑन टू द बॉल। तो इस तरीके से मोमेंटम ट्रांसफर भी हो जाएगा। हो सकता है एनर्जी भी के लिए एक मेटेरियलिस्टिक मीडियम चाहिए होता है। मैकेनिकल वेव वो थी जिसको अपने प्रोपेगेशन के लिए एक मेटेरियलिस्टिक मीडियम चाहिए होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है which can travel even in vacuum, means they don't require any materialistic medium। कुछ भी नहीं है तो भी they can propagate, उसको सर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंपोजिशन है, सर बोलो सर प्लीज रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। क्या रिपीट कर दूं? अभी जो आपने बोला अभी ना, वो 1 मिनट के लिए वो थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया। रिकॉर्डिंग देख लियो। अरे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ। यार ये बिल्कुल वही कैसे रिपीट कर दूंगा मैं? सब जो भी बताया आपने बता दीजिए। मैंने बताया कि जो वेव होता है इट इज अ फिनोमेना व्हिच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम बट इट डोंट कैरी मास अलोंग विद इट। ठीक है, तो इस फिनोमेना को, ऐसे फिनोमेना को जो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, लेकिन इस चक्कर में वो मास को ट्रांसफर ना करे, तो ऐसे फिनोमेना को हम वेव बोलते हैं। वेव की क्लासिफिकेशंस कई बेसिस पे हो सकती है। उनमें से एक बेसिस है रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल मीडियम। क्या किसी वेव को अपने प्रोपेगेशन के लिए फिजिकल मीडियम की जरूरत है या नहीं है? अगर उसको किसी भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अगर मीडियम चाहिए उसको तो वो बोल देंगे उसको मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल साउंड आपने पढ़ लिया 11th क्लास में, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, दैट वाज आल्सो मैकेनिकल। यहाँ पर जो वेव हम पढ़ने जा रहे हैं उसको किसी भी मेटेरियलिस्टिक मीडियम की जरूरत नहीं है। These kind of waves can propagate even through vacuum, hence called electromagnetic। ओके, बाकी इनका जो बेसिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइज इन द फैक्ट दैट इट आल्सो कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, ओके, विदाउट कैरिंग द मास। दिस इज द एडवांटेज कि बिना किसी मास को मूव कराए। ओके, तो इसकी जो कंपोजिशन की हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज से मिलकर बनी होती हैं। नॉर्मली जब हम वेव सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक डिस्टरबेंस आना चाहिए, नॉर्मली वही आता है। जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात हुई थी तो जो पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग थे दे यूज्ड टू ऑसिलेट अप एंड डाउन, तो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं विद अ सर्टेन काइंड ऑफ सिंक। उनके बीच में जो फेज का फर्क है, वो फेज का जो ग्रेडियंट है अराउंड द लेंथ, वो यूनिफॉर्म बना रहता है नॉर्मल केस में। यहाँ पर देयर इज नथिंग टू ऑसिलेट, नथिंग विजिबल थिंग इज देयर टू ऑसिलेट। तो फिर ये वेव किस चीज का डिस्टरबेंस है?
वेव को मैथमेटिकली जब हम एक्सप्रेस करते हैं, then we always express it in terms of some periodic disturbance in something. What is that something in this case? ठीक है, तो वो जो something that will be periodically oscillating which is electric field and magnetic field. So electromagnetic wave में oscillate करता क्या है? Electric field oscillate करता है और magnetic field oscillate करता है. ये जो quantities हैं, they cannot be seen, they cannot be touched, तो आप इसको अपने senses से feel नहीं कर सकते हैं. तो इसको sense करने के लिए, detect करने के लिए, we need to have some other mechanism जो कि sensitive हो towards electromagnetic field. ठीक है, but इनकी presence है, that is why we are able to use so many of the gadgets and devices. Mobile phone है और कंप्यूटर, टीवी, ये सब चीजें इनकी प्रेजेंस की वजह से ही है. तो इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई क्वेश्चन नहीं. सो कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर ऑसिलेटिंग पीरियडिकली. ठीक है, सो पीरियोडिक ऑसिलेशन. और ये जो पीरियोडिक ऑसिलेशन है ये सिंक्रोनाइज्ड है. सिंक्रोनाइज्ड से मेरा मतलब है इन फेज. इन फेज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इनके जो ऑसिलेशन का फेज है वो किसी डिफरेंस में नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अपने पीक पे पहुंचे, फिर मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा. fields will start from their zero values simultaneously, they will achieve their peak values simultaneously, come back to their zero value again simultaneously. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था एसी वाले चैप्टर में, अगर आपके पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उस केस में वोल्टेज और करंट दे ऑसिलेट इन द सेम फेज. सिमिलर टू दैट सिचुएशन यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करता है. ठीक है, हम जिस वेव की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी देयर आर क्लासिफिकेशन. तो जिस वेव की हम बात कर रहे हैं वो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं. सो दिस काइंड ऑफ वेव हैज गॉट टू काइंड्स ऑफ फील्ड ऑसिलेटिंग, और उनका जो ऑसिलेशन का प्लेन है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फील्ड, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो अगर एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से मान लीजिए कि अलोंग द वाई एक्सिस ऑसिलेट करता है, तो जो दूसरा वेक्टर होगा वो मे बी अलोंग जेड एक्सिस ऑसिलेट कर रहा हो. सो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज डिफरेंट, एक्चुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मैं इनमें से चलो एक को डॉटेड कर देता हूं, दैट विल मेक इट मोर क्लियर. ये जो डॉटेड ऑसिलेशन में दिखा रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द टू ऑसिलेटरी फील्ड्स, और सॉलिड वाला दूसरा वाला है. सपोज कीजिए फॉर दिस केस ये जो डॉटेड वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस आई हैव ड्रॉन अबाउट दिस एक्सिस, लेट दिस बी द वाई एक्सिस, और इस एक्सिस के ऑर्थोगोनल जो एक्सिस है, let this axis, this is z axis. So along the z axis I have shown the oscillations of magnetic field. ठीक है, तो z axis पर मैं मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा हूं और y axis पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा हूं. ठीक है, these two planes are perpendicular. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट करेगा इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा. और इन दोनों के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस मिलता है दैट इज एक्स एक्सिस, वो इस केस में डायरेक्शन ऑफ वेव है.
Direction of wave. Direction of any wave means the direction in which the energy contained by the wave is being carried. जिस तरफ वेव की एनर्जी जा रही है उसी को डायरेक्शन ऑफ वेव कहा जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं बोल रहा हूँ इस तरफ अपनी एनर्जी कैरी कर रही है, इसका मतलब इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and both of which are perpendicular to the direction of propagation of wave. So there are three vectors which are mutually perpendicular. Number one, electric field vector. Number two, it is magnetic field vector, and number three, it is the velocity vector of the electromagnetic wave. ये तीनों vectors mutually perpendicular हैं, and they bear a relation in between them. Cross product of E and B gives you this. So, हमें जब भी डायरेक्शन सेट करनी होती है, अगर मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस के अराउंड वेलोसिटी वेक्टर ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो मुझे वाई एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहिए, तो इस बात को हम एब्सोल्युटली जज नहीं कर सकते। द डायरेक्शन शुड बी सो अलॉटेड जिससे कि ये रिलेशन ट्रू हो जाए। ओके, दिस रिलेशन शुड होल्ड डायरेक्शन वाइज। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा ट्रू होना चाहिए, तब बात बनेगी। बेटर टू राइट इसको वेक्टर फॉर्म में मत लिखो, इसको कंप्लीट मेक इट डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शंस। दिस इज बेटर नोटिफिकेशन। पिछले वाले में देयर वाज सर्टेन एरर, बाद में बात करेंगे। कोई डाउट किसी को भी इसमें? नो सर। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी कैरी करती हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हाउ मच एनर्जी डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी अलोंग विद इट? हमने पढ़ा था कि किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन ऑफ स्पेस में जो एनर्जी डेंसिटी होगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी वो था हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो दोनों तरह के फील्ड्स स्टोर करते हैं एनर्जी और उनकी एनर्जी की डेंसिटी का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट। नाउ अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है तो उस केस में वहां पर जो एनर्जी होगी वो दोनों तरीके की होगी, और इसलिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको इंडिविजुअली एनर्जी निकालने के बाद यू विल बी एडिंग दोस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी जिससे कि टोटल एनर्जी आपको मिल जाए। ठीक है, तो किस तरीके से हम एनर्जी इसकी निकाल सकते हैं वो हमको थोड़ा सा प्लान आउट करना है। सपोज करो कि ये जो वेव है ये आगे चल के एक पर्टिकुलर एरिया पर पड़ रही थी, this was incidented on this much portion, ये इतने एरिया पे पड़ रही थी। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बीम का विड्थ था वो कुछ इतना एरिया था मान लीजिए। सो ये जो एरिया है इस एरिया को हम ए मान लेते हैं, लेट इट बी ए। ठीक है, हमारा जो टास्क है अभी फिलहाल वो नहीं निकालना है कि इस एरिया ए को कितनी एनर्जी पर सेकंड मिलने वाली है, और वो एनर्जी होगी कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, वो निकालने का हमारा टास्क है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी एक वेवलेंथ, सब एक चीज और देख लेते हैं उससे पहले कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, पीरियोडिक ऑसिलेशन है, वो इक्वेशन वाइज कैसा होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is a function of time as well as position, and its equation is E naught sine of omega t minus kx। so इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है ऑसिलेशन की वो इस तरीके से आती है। तो यहाँ से क्लियर है कि ये टाइम का फंक्शन भी है और पोजीशन का फंक्शन भी है, इसलिए वेव एक वेव फिनोमेना है।
सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो भी B of xt will be B naught sin of omega d minus kx. जो फेज मैंने इसका रखा है वही फेज मैग्नेटिक फील्ड का भी रहेगा. द डिफरेंस वुड बी ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये E नॉट है वो B नॉट होने वाला है, और दूसरा डिफरेंस है डायरेक्शन कि E किस एक्सिस के अलोंग है और Y जो B होगा वो किस एक्सिस के अलोंग. जैसे अगर मैं आपको वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, सो E वेक्टर as per this I can write it j cap, और फिर B वेक्टर उसका Bxt would be B naught sin omega t minus kx and B will be along the k. ठीक है, E क्रॉस B should be along B, तो एक बार चेक इसको भी कर लो. ये है J डायरेक्शन और B है K डायरेक्शन. सो J क्रॉस K, J cross K thumbs gives you this direction which is positive I direction, जो कि velocity of propagation of wave थी. तो ये इसके accordance में है. Coming back to this, E नॉट और B नॉट इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमेशा होगा, और वो सिर्फ E नॉट और B नॉट के बीच में एक्चुअली नहीं है, वो एक्चुअली E के मैग्नीट्यूड और B के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के बीच में ही है. किसी भी समय पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एनी पोजीशन, तो E बाई B का रेशियो जो कि आप देख पा रहे हो कि जब ये सेम ही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, E नॉट बाई B नॉट के बराबर आएगा, वो वैल्यू C के बराबर होती है. मोर स्पेसिफिकली टॉकिंग तो वो वेव की स्पीड के बराबर होती है. तो वेव की स्पीड अगर वैक्यूम में वेव प्रोपेगेट कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, दैट वुड बी C. अदरवाइज उसको फिर मीडियम के हिसाब से वी विल हैव टू मॉडिफाई. तो इसको आप स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन लिख लो. ठीक है, लूज टर्म्स में हम इसको C लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखना कि ये C तभी तक है जब वैक्यूम में ये प्रोपेगेशन चल रहा है, अदरवाइज ये फिर चेंज हो जाना. ठीक है, नाउ हमें निकालना था टोटल एनर्जी जो उस पर पड़ेगा. उसके लिए मैं किसी एक तरह की एनर्जी को एनालाइज करके दिखा देता हूं, और फिर बिल्कुल सेम स्टेप्स कैरी आउट करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी तक भी पहुंच जाएंगे. ओके, सो आई एम फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट नाउ. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक वेवलेंथ है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ. एक वेवलेंथ के डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं. मुझे पता क्या लगाना है कि अगर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर था. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि E की वैल्यू हर जगह यूनिफॉर्म है ही नहीं. E की वैल्यू एक वेवलेंथ के डिस्टेंस में यहाँ 0 है, फिर कुछ बढ़ी, फिर कुछ बढ़ी, इस पॉइंट पर E नॉट आ गई, फिर कम होते हुए 0 हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते E नॉट एंड देन अगेन 0. सो दिस इज कॉन्स्टेंटली वेरिंग अलोंग द लेंथ. मान लीजिए आपने इस EM वेव का स्नैपशॉट लिया और बाय सम मीन आपको ये ऑसिलेशन विजिबल है, किसी तरीके से आपने इसको प्लॉट किया हुआ है. ठीक है, तो अब किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहाँ का फील्ड 0 है, यहाँ का कुछ है, यहाँ का कुछ है, यहाँ का सबसे ज्यादा, फिर कम और कम, 0 फिर बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा, फिर आगे आगे कम होते होते 0. सो डाउन द लाइन अलोंग दिस लैम्डा डिस्टेंस UE की वैल्यू सेम नहीं रहने वाली है, एनर्जी डेंसिटी डिफरेंट होने वाली है. अब एनर्जी डेंसिटी अगर डिफरेंट है तो अगर मुझे बीम विड्थ जो कि कितनी मैंने ली थी, दिस वाज A, this was A, so cross sectional area A और लेंथ लैम्डा वाला जो सिलेंडर होगा इस हिस्से में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो मैं निकालना चाहता था. अब ये एनर्जी स्टोर करने के स्टोर्ड एनर्जी निकालने के लिए एक तरीका हो सकता था कि सीधा इसकी मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम में करनी चाहिए, और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इनटू एरिया. लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ ये कांस्टेंट चीज नहीं है. सो वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन लगाकर हमें यहाँ पर एनर्जी कंटेंट निकालना है. उसको कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का
कोई एक छोटा सा एक पतला सा स्ट्रिप कंसिडरेशन में ले लो। सपोज कीजिए कि आई टुक दिस सेक्शन, दिस सेक्शन, ये सेक्शन आप समझ रहे हैं कैसा है? ये एक डिस्क है जिसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही छोटी सी है, लेट दैट बी dx। तो dx थिकनेस का मैंने एक एलिमेंट्री डिस्क लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली ए ही होना है, जितना एरिया उसका था, जितना बीम विड्थ का एरिया। ठीक है, तो केवल इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है वो निकाल लेते हैं। इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो यहां से कुछ डिस्टेंस x पर होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सच एलिमेंट्स ये x बदलता चला जाए। तो फिलहाल इस एलिमेंट्री डिस्क में इतनी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा अभी थोड़ी देर में। सो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी जो इस पर्टिकुलर रीजन में है। और इस पर्टिकुलर रीजन की वॉल्यूम कितनी है? इस पर्टिकुलर रीजन की वॉल्यूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच इज a into में dx। so this is the amount of energy stored in this volume contained by this elementary disk। so अगर मुझे total amount of energy चाहिए throughout this cylindrical volume, then I will have to integrate this। so total energy of electric field contained in this volume will be integral of this thing, and the limits would be, since the integration is with respect to x, so limits जाएंगी 0 से and lambda। मैंने लैम्डा ही लेंथ क्यों ली है? क्योंकि जैसा वेरिएशन एक वेवलेंथ में हो जाएगा स्पेशली वैसा ही वेरिएशन आगे तक होता रहेगा। सो वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द एवरेज। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू देन? a is constant, epsilon naught is constant upon 2 e square। so e naught square again constant, इसके अंदर जो बचा that is sin square omega t minus ax and dx from 0 to lambda। मैंने अभी आपको कहा था कि ये जो एनालिसिस कर रहे हैं वो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम का कर रहे हैं, मतलब वी हैव टेकन अ फोटोग्राफ। सो टाइम इज नॉट अलाउड टू चेंज, हमारा टाइम नहीं बदल रहा है, हम लोग स्पेशल वेरिएशन कर रहे हैं। टाइम फिक्स है, फ्रीज हो चुका है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा था। सो टाइम इज नॉट अ वेरिएबल इन दिस केस। सो ये इसकी वजह से अंदर नहीं है, ये पूरा चीज x की प्रेजेंस की वजह से अंदर है जाएगा। सो आपको इसको सॉल्व करना है। साइनोसॉइडल जो टर्म है यू कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ x आल्सो। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका 1 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस 2kx अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से लैम्डा। ठीक है, कहीं पर अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं तो लेट मी नो। ओके, देन a epsilon naught e naught square by 4, इसका इंटीग्रेशन would be x and minus sine of 2 omega t minus 2kx divided by, variable is only x, so it should be minus 2k only, limits from 0 to lambda, a epsilon naught e naught square by 4। now upper limit is lambda and minus, इसमें आपको लैम्डा पुट करना है यहाँ पर k लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सो लैम्डा इनटू k लैम्डा वुड बी 2 पाई। तो जब आप इसको यहाँ पुट करोगे ये बन गया 2 पाई इनटू 2 4 पाई। सो साइन ऑफ थीटा माइनस 4 पाई, इट मींस साइन ऑफ थीटा ओनली। सो ये जो टर्म बन जाएगा पूरा का पूरा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ओनली, सिर्फ इतना बचेगा अपॉन में माइनस 2k। इस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हो, चलो बाद में कर लेंगे। सो दिस इज द अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, जीरो पुट किया है, इट गिव्स यू जीरो, एंड माइनस जीरो माइनस जीरो पुट करेंगे यहां पर, इट विल बी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, आपने x की जगह जीरो पुट किया है, सो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और यहां पर माइनस है आपके पास, सो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, लोअर लिमिट मैंने पुट कर दिया है जीरो, एंड मुझे पुट करना है अभी ये, सो माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन माइनस के। एक बार चेक करना ये लिमिट्स ठीक पुट कर दी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद मुझे हो रहा है कुछ, कोई दिक्कत इसमें? अपर लिमिट यहाँ तक हो गई थी, लोअर लिमिट पुट करना था तो जीरो पुट किया, और फिर मुझे इस पे जीरो पुट करना था, सो माइनस माइनस ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब वैल्यू क्या आ गई है, अपॉन में -2 के लिए आएगा, अपॉन में -2 के, हाँ -2 के है, ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सर केशव को ऐड कर दीजिए, 4 बचेगा क्या, लैम्डा बचेगा क्या यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, ये कंप्लीट टर्म इससे कट जाएगा, वी विल बी लेफ्ट ओनली विद लैम्डा। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर a lambda by 4. So this is the amount of energy, total energy, electric field energy stored in this much volume. ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? यहां तो कोई डाउट है किसी को? इसको नोट कीजिए, तो मुझे इसको इरेज करना है। सर एक चीज पूछनी, हाँ बोलो सर ये एरिया पे इन्फ्लुएंस कैसे डालेगा, ये एरिया के, सर ये तो लाइंस है ना, वेव्स आर काइंड ऑफ लाइंस जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, तो एक एरिया पे कैसे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, ये लाइन है, तुम बोल रहे हो लाइन? यस सर। लाइन कहाँ है, ये जो मैंने बनाया है इसकी बात कर रहे हो? हाँ मतलब समझ नहीं आ रहा कि एरिया पे इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम ऐसे दिखाते हैं, इसका बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई ऐसा चीज यानी कोई कर्व बनते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये चीज क्या है, फिर अब मुझे इसके लिए स्पेस चाहिए, एक बार पहले नोट करो, ठीक है? एक बार ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये चीज क्या है। ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसा कोई स्ट्रिंग थोड़ा ही है वहां पर, ठीक है? हाँ, यहां तक पहुंचो लोगों से। सो दिस इज द एनर्जी कंटेन्ड इन वन वेवलेंथ ऑफ द बीम। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीम में एक वेवलेंथ के अंदर अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, वो ये है, ठीक है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर। आफ्टर ऑल यू विल बी हैविंग रिकॉर्डिंग, तो प्रॉब्लम नहीं है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की वैल्यू आ गई है, UE इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए लैम्डा बाई 4। अब आप ये देखिए कि ये सिमिलर स्टेप्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के लिए हमने लिए होते तो क्या चेंजेस आते? सब कुछ बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट की जगह पर जो एक्सप्रेशन हमें आएगा वो डिनोमिनेटर में हम जानते हैं कि वो म्यू नॉट आएगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो हाफ v स्क्वायर बाय म्यू नॉट है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सॉरी ई स्क्वायर। सो इधर एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में था, इधर म्यू नॉट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके अलावा जहां पर ई नॉट स्क्वायर है वहां डेफिनेटली बी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और जो ई और बी दोनों से इंडिपेंडेंट हैं चीजें वो एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है? तो अगर यू हमने ये डायरेक्ट किया है तो फिर यू बी वो इतना होने वाला है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
contained in one wavelength of the beam कितनी हो जाएगी? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दोनों को मिला देते हैं तो यू कैन ऐड द वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट, जो चीज कॉमन है मैं उनको ले लेता हूं पहले, a लैम्डा बाई 4 अंदर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, हमारे पास ई नॉट और बी नॉट, इनको आपस में कन्वर्ट करने का जो रिलेशन था, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी, और एक रिलेशन इंपॉर्टेंट और है, वो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसी भी मीडियम का मैग्नेटिक परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय उसी मीडियम में स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन तीनों चीजों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। अगर मान लीजिए वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं है, तो उस केस में ये म्यू नॉट नहीं रहेगा, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, और ये v बन जाएगा, c नहीं रहेगा। इवन देन दिस रिलेशन विल होल्ड। ठीक है, तो इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मीडियम में 1 आता है। ठीक है, फिलहाल मैं वैक्यूम के लिए ही अपने केस को रख रहा हूं। सो ये रिलेशन, ये दो रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, इसको हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप आगे क्वेश्चन करते समय पढ़ोगे भी कि इसको लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। लाइट वेक्टर, लाइट वेक्टर से मतलब हल्का वेक्टर नहीं है, लाइट का मतलब लाइट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेक्टर नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब ये जो रिलेशंस जो हम निकाल के लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पर अभी तक ई भी है और बी भी है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, बी को हटाकर सिर्फ ई रिटेन कर लेते हैं, और बी को कैसे हटाएंगे, इस एक्सप्रेशन का यूज करके। सो वी finally convert all the conclusions in terms of E naught only, and that is not at all necessary. फिर भी एक कन्वेंशन है कि सारे के सारे रिजल्ट्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लाकर रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इसको हम लाइट वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी है इसका लाइट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का कि आप इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो होती है वो c टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए, या उसकी एनर्जी कितनी है, ये सब चीजें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस हमें यूज करनी पड़ेगी, दैट डिवाइस हैज टू डिटेक्ट somehow the presence of electromagnetic wave। बट मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो रिलेटिवली बहुत ही कम है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ डिवाइस टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वो इजीली डिटेक्टेबल है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड v नॉट के मुकाबले c टाइम्स है। तो इजीली डिटेक्शन हो जाने के कारण भी हम p को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट अगेन ये कोई रूल नहीं है, you can convert and memorize all the result in terms of magnetic field also। so फिलहाल मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करूंगा। so how much is this, a lambda by 4 epsilon naught and e naught square plus b naught, b naught यहां से कितना आएगा, e naught by c, e naught square by c square into 1 upon mu naught, a lambda by 4 epsilon naught e naught square plus e naught square upon c square, c square, what is the value of c square, so c square is 1 upon mu naught epsilon naught। ठीक है, और यहां से पेयर भी आपने देखा कि ये तो पुराने वाला यानी ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, सो आपके पास आया एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सो ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। So the value finally becomes a lambda epsilon naught e naught square, a lambda
by 2. So how much was the energy, electric energy in this region? That was this. And how much is the total energy in this region? This is this. So यहाँ 4 है, डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, तो ये जो रिजल्ट है कि टोटल इसके बराबर है, जबकि इसका ट्वाइस है। यहाँ से डायरेक्टली आपको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की वैल्यू इस रीजन में बराबर है। ठीक है, यही तो पोर्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का है। यही चीज कैलकुलेट करते करते कितनी बन गई थी हमारी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए लैम्डा बाय 4, जो कि इसके बराबर था। तो यहां से आपको जो कंक्लूजन्स हैं वो ये निकल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन दिस वॉल्यूम, एंड द कॉमन वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए लैम्डा बाय 4, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन इवन राइट इट एज b नॉट स्क्वायर a लैम्डा अपॉन 4 म्यू नॉट। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इन दोनों के बराबर होती है, इसलिए आप इसको टोटल का हाफ भी लिख सकते हो, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का हाफ। कोई डाउट इसमें किसी को स्टेटमेंट में? सो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो ये आ रही है, इसमें से 1/4 मतलब इसका हाफ अगर कर दोगे, फर्दर हाफ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, उतनी एनर्जी यूई है, उतनी ही एनर्जी यूवी है। सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव। दोनों से अमाउंट ऑफ एनर्जी बराबर बराबर मिलती है, ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली बहुत ही वीक होता है फिर भी। ठीक है, I need to erase this, किसी को इसमें कुछ करना है तो बताओ। Done? Yes, sir. Okay. So total amount of energy जो हमारी निकल के आई है फाइनली, वो इस वैल्यू का बस हाफ है ना। ठीक, तो हमने पाया कि बीम विड्थ अगर a है तो लैम्डा लेंथ के अलोंग टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी comes out to be epsilon naught e naught square a lambda अपॉन में 2। ठीक है, तो अब ये एनर्जी जब एक वेवलेंथ की बात करें तो एक वेवलेंथ की एनर्जी इस पर पड़ेगी, एक वेवलेंथ की, तो इतनी एनर्जी जो कि एक वेवलेंथ में है वो कितनी देर में इस पे पड़ जाएगी, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल इट टेक। तो एक वेवलेंथ कौन सी डिस्टेंस होती है? वन वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन अ यूनिट ऑसिलेशन, ड्यूरिंग अ यूनिट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड। तो जितना इसका वेव का टाइम पीरियड है उतने समय में ही तो ये पूरा का पूरा एनर्जी कंटेंट कंज्यूम किया जाएगा। अगर कोई चीज यहाँ रख दी जाए, अगर आपने यहाँ पर कोई सरफेस रख दिया लाइक दैट, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी का सिलेंडर किसमें घुस जाएगा? इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड बाय दिस सरफेस इन हाउ मच टाइम? इन द टाइम पीरियड t ऑफ द वेव। ये क्लियर है बात? हाँ, Yes, sir. ओके, तो अब अगर आपको ये पता लग गया है कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू गेट absorbed by the surface like that in this much interval of time, then what will be the power? Power होगी कितनी? What is the power then? Power is कितनी एनर्जी मिली और कितने टाइम में मिली। This is epsilon naught e naught square a lambda by 2t. Okay, how much is this t? ये t है कितना? t को क्या लिख सकते हैं? t को 1 by f लिख दूं मैं ऐसे, a lambda और f लिख सकते हैं इसको 1 by फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट e नॉट स्क्वायर c लैम्डा इनटू f c by 2
एंड इनटू में आ रहा है A। यहां तक बात समझ में आई? तो इतनी पावर, इतने जूल्स पर सेकंड, ये तो टोटल नंबर ऑफ जूल्स था, ये है जूल्स पर सेकंड। तो उस सरफेस को ऑन एवरेज, ये एवरेज पावर चल रही है, एवरेज पावर ऑन एवरेज इतने जूल्स पर सेकंड मिलने वाला है। देन व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? एवरेज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी एक यूनिट एरिया को एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी मिली। तो अगर ए अमाउंट ऑफ एरिया को एक सेकंड में इतनी एनर्जी मिली, देन इंटेंसिटी कितनी है? तो एवरेज इंटेंसिटी इज एक्चुअली एवरेज पावर डिवाइडेड बाय द एरिया एक्सपोज्ड। सो वैल्यू कितनी आ गई? C एप्सिलॉन नॉट E naught square by 2. So this is the amount of average intensity that will be impinged onto that surface. डाउट कोई किसी को इसमें? This is important. Average power, average intensity. और एक चीज और, अगर हमसे कोई पूछता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस रीजन में चल रही थी उसमें एवरेज पावर डेंसिटी क्या है? मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, लेकिन क्योंकि हमारे केस में ई हर जगह सेम नहीं है तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह जाएगी, इसीलिए तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया था उसको वॉल्यूम से, रादर हमने इंटीग्रेशन यूज किया था। लेकिन अगर हमसे पूछता है कोई कि एवरेज डेंसिटी क्या है, एवरेज डेंसिटी का मतलब है जूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। सो एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूडी। तो यूडी क्या होगा? टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी जो लैम्डा लेंथ में है वो इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपॉन में लैम्डा लेंथ में वॉल्यूम कितनी है। सो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस ए वाज ए, एरिया वाज ए एंड लेंथ इज लैम्डा, so volume is a lambda and it means the average density would be epsilon naught E naught square by 2, epsilon naught E naught square by 2, ठीक है। दिस इज द डेंसिटी, D stands for density। और अगर इतनी टोटल डेंसिटी है तो यहां से आप बता सकते हो कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होगी या जो केवल मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होगी वो UD का ही तो हाफ होगी, and that would be equal to epsilon naught E naught square by 4। ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बटी होती है, तो वो इक्वली डिवाइडेड होती है। ठीक है, ये वाली चीजें CBSE के लिए तो नहीं ट्रू है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है सर, ट्रूली रिक्वायर्ड नहीं है। डाउट कुछ किसी को? एनी डाउट? नहीं सर इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन क्या था? देखो मान लीजिए कि 100 जूल्स ऑफ एनर्जी 5 सेकंड में मिलता है, 100 जूल्स, तो पावर कितनी हो गई? 20 जूल पर सेकंड हो गई। यस सर। लेकिन वो जो 5 सेकंड में 100 जूल मिलने वाला था वो 2 मीटर स्क्वायर एरिया को मिल रहा था, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इस 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर पावर कितनी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे 20 जूल पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 20 जूल पड़ जाता है। लेकिन ये 20 जूल जो एक सेकंड में मिल रहा है वो जा तो रहा है 2 मीटर स्क्वायर पे, तो कोई पूछता है कि 1 मीटर स्क्वायर को कितना मिल रहा है, यानी एक ही सेकंड में लेकिन 1 मीटर स्क्वायर को, तो आप क्या करने वाले हो? आप एक बार और डिवाइड करोगे बाय 2, क्योंकि एरिया 2 था। आई बात समझ? yes. ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जूल्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो कभी भी अगर हमको इंटेंसिटी निकालनी हो, इट मींस कितने जूल्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया यानी पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी लेट इट बी U, U अपॉन में टाइम और एरिया,
इस चीज को वी डिफाइन एज द इंटेंसिटी। इसमें से अगर एरिया हटा दोगे देन इट इज पावर। अगर इसमें से एरिया हटा देते हो तो ये पावर बन जाएगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि U by T तो पावर है, सो पावर पर यूनिट एरिया, ये भी इंटेंसिटी। पावर पर यूनिट एरिया की यूनिट क्या बन जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी। क्लियर है इंटेंसिटी? यस सर। ओके, और इसमें क्या बताया जा सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूं, अगर वो हो जाएगा तो ठीक है। एटलीस्ट एंड रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, डेरिवेशन तो आप बार बार नहीं करोगे। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंटेंट थी एक वेवलेंथ में इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर, मतलब वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और अभी मैंने वो निकाला था ना आपसे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की वैल्यू बताना कितनी थी हमारी, एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू, एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी बाई 2, ये आई थी। टी से डिवाइड किया तो 1 बाई एच लगेगा, तो हाँ इतनी आई होगी इंटेंसिटी की वैल्यू, आई थी। यस इसमें से आप एक काम कीजिए कि ई नॉट को रिमूव करके, एक ई नॉट को रिमूव करके आप बी लेके आओ, एक ई नॉट को रिमूव करके बी लेके आओ। सो सी एप्सिलॉन नॉट, एक ई नॉट को मैंने रहने दिया, दूसरे ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, सी बी नॉट लिख सकता हूं उसको, दूसरे ई नॉट को। ये क्या बन गया, दिस इज सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट by 2 and E naught B naught, ठीक है। C naught एप्सिलॉन, C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/2 मी नॉट। यस सर। दिस इज E naught B naught, ठीक है। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही चीज है जो ये थी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक यूनिट टाइम में और एक यूनिट एरिया पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। नाउ सपोज कीजिए कि वो जो एरिया है वो एरिया परपेंडिकुलरली फेस करके नहीं रखा हुआ है। लेट सपोज कि वेव का जो प्रोपेगेशन है वो तो इस तरफ है, ठीक है। तो अगर ये एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हो तो इस एरिया को मिलने वाली जो एनर्जी होगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो यही होगी। लेकिन सपोज कीजिए कि ये इस टाइप से रखा हो, तो अब वही बीम इसको जो एनर्जी देगा वो कम रह जाएगी ना एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये टिल्ट हो चुका है। जैसे अगर ये बिल्कुल ऐसा हो जाए तो अब तो उसको कुछ एनर्जी ही नहीं मिलेगी, बात समझ रहे हो। तो अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस एरिया सोचें कि इसको कितनी एनर्जी मिल रही है, तो इसको मिलने वाली एनर्जी या वो एनर्जी जो ये एब्सॉर्ब कर पाएगा वो दो चीजों पर निर्भर कर रही है। एक तो एनर्जी आ कितनी रही है, और दूसरा क्या ये सही तरीके से ओरिएंटेड है या नहीं। अगर आपको किसी एक सरफेस को एनर्जी देनी है लेकिन आपने उसको इस टाइप से रखा हुआ है और एनर्जी उधर से आ रही है, तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी विल क्रॉस दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऐसे कर दिया, नाउ दिस स्पेस विल ब्लॉक द एनर्जी एंड स्टार्ट एब्सॉर्बिंग दिस। सो हमें यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड करनी चाहिए, दैट इज द रिलेटिव ओरिएंटेशंस, ठीक है। और वो रिलेटिव ओरिएंटेशन जो हम इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम लिख देते हैं हाफ वन बाई 2 म्यू नॉट ई नॉट क्रॉस बी नॉट। ये क्या चीज है, ई नॉट क्रॉस बी नॉट, ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में,
जिस डायरेक्शन में ई नॉट और बी नॉट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉइंट कर रहा है, ये वाली एनर्जी केवल उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अगर उसके बाद आपने अपने एरिया को मूव किया तो फिर इसका जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा, या फिर इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा, वो आपको और लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक द डॉट ऑफ ए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? बोलो। सपोज कीजिए कि हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल इस तरीके से रखा हुआ है, बीम ऐसे आ रहा है, तो अभी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं? ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और जो हमारा बी क्रॉस ई क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो भी इधर ही है, तो ई क्रॉस बी और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? 180। अरे 180 कैसे? सॉरी 0। यस सर, 0। 0 होगा तो यहाँ पर डॉट मल्टीप्लीकेशन है तो cos 0 1, यानी जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पीछे से आ रहा है वो सारा का सारा एरिया को मिल रहा है। लेकिन अगर इस एरिया को हमने मान लीजिए घुमा दिया बाय सर्टेन एंगल, तो अब जो एनर्जी हमारे पास आ रही थी वो सारी की सारी इस एरिया पे नहीं मिलेगी, तो उसका कितना कंपोनेंट मिलेगा? या एनर्जी का कंपोनेंट नहीं बोलते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया का वो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कंपोनेंट वास्तव में फेस कर रहा है। समझ रहे हो बात को? यस सर। So this is actually the actual amount of energy that the area can absorb. आ तो रही है इतनी, इसका मैग्नीट्यूड जो कि ये वैल्यू है हाफ 2 म्यू नॉट दिस, आ तो रही है इतनी। इन दोनों में देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री। सो दिस इज sin 91, तो इसका मैग्नीट्यूड यही बन जाएगा। तो आ तो इतनी रही है, लेकिन इफेक्टिवली उस एरिया को मिल कितनी रही है? डॉट ए। सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और ये हो गया एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, एंड दिस इज द इफेक्टिव एनर्जी दैट इज बीइंग एब्सॉर्ब, इफेक्टिव इंटेंसिटी दैट इज बीइंग एब्सॉर्ब। इफेक्टिव, तो उस एरिया के लिए इफेक्टिव इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज दिस। Effective value of the average intensity will also depend upon the orientation of the area. ठीक है, और ये जो वेक्टर है, जिस वेक्टर की हमने हेल्प ली इफेक्टिव एनर्जी निकालने के लिए, इफेक्टिव इंटेंसिटी निकालने के लिए, इसको बोल देते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, इसको S से जनरली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। सो एनर्जी के रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी नहीं है और जो आपको चाहिए होगा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एनर्जी कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमारा जो रह गया है वो है कि वेव प्रोपेगेट कैसे करती है, थोड़ा सा डिस्कशन उसका और कर रहा है। ठीक है मयंक, तुम इस वीडियो को अभी पॉज कर दो, मतलब स्टॉप कर दो और दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट कर दो। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ,